इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक नाम सुनते ही आप ये ना समझें कि मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया है। ये आर्टरी वाली ब्लॉक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल वाली ब्लॉक है। ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है और घबराने की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल फेलियर है, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। ईसीजी स्ट्रिप को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्ट ब्लॉक होता क्या। देखिए, हमारे 2 बंडल ब्रांच होते हैं हार्ट में। 2 बंडल ब्रांच होते हैं, एक राइट बंडल ब्रांच, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। अगर किसी बंडल ब्रांच में ऑब्स्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसको हम कहेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर राइट में है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे। तो इस ईसीजी स्ट्रिप में आप देखेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इसका मतलब लेफ्ट साइड ब्लॉक है। इन नॉर्मल कंडक्शन में यहाँ से एबी नोड से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो दोनों बंडल ब्रांच से नीचे साथ साथ आती है और दोनों नीचे के चैम्बर वेंट्रिकल्स एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता क्या है कि अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? वेंट्रिकल राइट वाला, क्योंकि इसका बंडल ब्रांच जो है नॉर्मल है। तो अनअफेक्टेड साइड वाला वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा अफेक्टेड साइड वाले से, ठीक है। फिर जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया और इधर का तो ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में ब्लॉक है, तो राइट से इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट की तरफ जाएगी, डीले और स्लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डीले और स्लो डीपोलराइजेशन होता है अफेक्टेड वेंट्रिकल का, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का। इससे हमें क्या होता है कि हमें QRS ब्रॉडर मिलता है, वाइड मिलता है। यह QRS यहाँ पे आप देख सकते हैं 155 मिलीसेकंड है। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक में सबसे पहली बात, QRS ड्यूरेशन जो है वो ग्रेटर देन 120 हमेशा मिलेगा, ग्रेटर देन 120 मिलीसेकंड मिलेगा। यहाँ पे 155 है, बढ़ा हुआ है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को डायग्नोस करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ईसीजी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना होगा। ख़ास तौर पे जो चेस्ट लीड्स हैं, जो सीने पे लीड्स होती हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है, उनकी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि चेस्ट जो लीड्स होती हैं वो सिग्नल मूवमेंट को हॉरिजेंटल प्लेन पे ये दर्शाती हैं, है ना। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में डिफरेंशिएट करने के लिए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है लीड V1 और लीड V6। तो चेस्ट लीड होती हैं 6, एक V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये चेस्ट लीड्स हैं। ये यूनिपोलर लीड्स होती हैं, इनको प्रीकॉर्डियल लीड्स भी बोला जाता है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें V1 और V6 का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप ईसीजी करते हैं तो V1 आप कहाँ रखते हैं? यहाँ पर, और V6 एकदम दूर यहाँ पर। ये हो गया V1, ये हो गया V6। सो लीड V1 एंड V6 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। V1 is placed on the right top side and V6 on the left, significantly away in the axillary line. So they are best located anatomically, they are best located to detect impulses moving between left and right ventricle. आइए हम लोग V1 पे नज़र डालते हैं। V1 का जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो डाउनवर्डली है और वाइडेंड है और डाउनवर्डली है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स इन लीड V1 इज वाइडेंड एंड डाउनवर्डली डिफ्लेक्टेड, ठीक है। लीड V6 में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ब्रॉड आरवेव QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है और एब्सेंट ऑफ Q वेव है। Q वेव हमें मिलेगा ही नहीं। और क्या होगा, यहाँ पे
नॉच्ड आर वेव मिलता है, फ्रेगमेंटेड आर वेव, है ना, 2 आर वेव मिलेगा, एक ऐसे और एक बड़ा सा, इसको बोलते हैं छोटा आर और बड़ा आर। V6 में हमें क्यू वेव एब्सेंट मिलेगा, फ्रेगमेंटेड आर वेव मिलेगा, डबल आर वेव साइन, और ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एम्पलीट्यूड बहुत हाई मिलेगा, ग्रेटर देन 45 मिलीसेकेंड। इसके अलावा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को पता करने के लिए ST सेगमेंट और T वेव पे भी नज़र डालते हैं हम लोग। तो ST सेगमेंट और T वेव हमेशा हर लीड में QRS कॉम्प्लेक्स के अपोजिट मिलेगा। देखिए यहाँ ये QRS कॉम्प्लेक्स है, इसके अपोजिट ST सेगमेंट है, T वेव है। यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स है, इसके अपोजिट ST एलिवेशन है। यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ, अपोजिट साइड में ST सेगमेंट। यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ, अपोजिट ST एलिवेशन। यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर, ST सेगमेंट डाउनवर्ड, ऊपर डाउनवर्ड। तो ST सेगमेंट और T वेव डिस्प्लेस हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में टू द मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। जिधर QRS कॉम्प्लेक्स का डिफ्लेक्शन रहेगा उसके अपोजिट ST सेगमेंट का डिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये बहुत ख़ास साइन है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। इसके अलावा हमें मोनोमॉर्फिक आर वेव मिलेगा। मोनोमॉर्फिक आर वेव क्या होता है? मोनो मीन्स एक तरह का दिखने वाला, है ना। मोनोमॉर्फिक्स रिफर्स टू ऑल QRS कॉम्प्लेक्स इन अ सिंगल लीड बीइंग सिमिलर। ठीक है, एक ही तरह का QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, सिमिलर। मोनोमॉर्फिक आर वेव प्रोग्रेशन मिलता है। तो जब हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का ECG देखेंगे तो हमें मोनोमॉर्फिक आर वेव मिलेगा, सिमिलर साइज और शेप वाला। उसके बाद जिधर QRS कॉम्प्लेक्स का डिफ्लेक्शन रहेगा उसी के ऑपोजिट ST और T का डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर QRS कॉम्प्लेक्स ऊपर जा रहा है तो ST डिफ्लेक्शन नीचे आएगा। तीसरा, क्यू वेव एब्सेंट। क्यू वेव नज़र ही नहीं आता है। इधर आप देख लीजिए, क्यू वेव गायब है। देखिए यहाँ पे क्यू वेव गायब हो गया, ठीक है, यहाँ क्यू वेव गायब। डायरेक्ट T वेव के बाद R वेव प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। क्यू वेव गायब होता है, यहाँ पे क्यू वेव गायब है। और सबसे बड़ी चीज़, QRS कॉम्प्लेक्स को जब हम देखेंगे तो 120 मिलीसेकेंड से ज़्यादा मिलेगा, 155 है यहाँ। तो ये जो केस है ये है लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का केस है। एक्चुअली ये केस है कंप्लीट लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का। तो कंप्लीट लेफ़्ट बंडल ब्रांच और लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ECG ग्राफ एक ही तरह का। मेरे पास एक और ECG ग्राफ है कंप्लीट लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का। इसमें आप देख सकते हैं मोनोमॉर्फिक आर वेव, ब्रॉड एंड डीप QRS कॉम्प्लेक्स इन लीड 1, और V6 में आपको मिल रहा है नॉच्ड डबल साइन वाला, डबल RR, ये छोटा R और फिर बड़ा R, है ना। बड़ा करके देखिए, ये छोटा R और ये फिर बड़ा R। तो लीड V1 और V6 में हम हमेशा देखेंगे, पता करेंगे क्या QRS कॉम्प्लेक्स भी ब्रॉड है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को।